फाइनली दोस्तों आज हम एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साइंस का है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यस्त किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। और ये जो क्लास है वो आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे बताइए, सारा क्वेश्चन जितने भी है आप लोगों का यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है। तो जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए जल्दी से। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप होता है जो कि संगमरमर यानी कि मार्बल। इसके अलावा चौक आपको मिलेगा। चौक के अलावा और क्या क्या दिया गया था एनसीईआरटी बुक में, आप लोग जल्दी से यहाँ पे बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और ऊपर ऑप्शन ए में क्या दिया गया। तो ऑप्शन ए में जो है CaOH हॉल्टो, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। और CaO जो है, CaO को चूना बोलते हैं। CaO को चूना बोलते हैं और CaOH हॉल्टो को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। CaO है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। Ca यह कैल्शियम होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान, तीर का सिरा किसकी तरफ होता है। तीर का सिरा जो होता है इधर अभिकारक होता है और इधर उत्पाद होता है। तो तीर का सिरा किसके तरफ होता है, उत्पाद की तरफ। तीर के सिरा जो होता है वो उत्पाद की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के समीकरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के नीचे, तीर के दाईं ओर या ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो तीर होता है उसके किधर होता है, ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक जो होता है ये सब तीर के निशान के ऊपर होता है या फिर तीर के निशान के नीचे होता है। किधर होता है तो ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों। ए और बी दोनों तीर के निशान के ऊपर भी होता है, तीर के निशान के नीचे भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। जो कठोर जल होता है इसको सॉफ्ट यानी कि मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग होता है। तो जो सोडियम के यौगिक का उपयोग होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2O3 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2O3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को बीच में हल्का सा इशू हो सकता है साउंड का, इसलिए क्योंकि माइक में हल्का सा इशू आ चुका है। अभी माइक यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसलिए यह क्लास रिकॉर्ड हो पा रहा है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके अलावा क्या क्या दिया है। तो NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, नमक इसको बोलते हैं। Na2CO3 तो आप लोग यहाँ जान ही गए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaHCO3 इसको क्या बोलते हैं। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसी को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अभिक्रिया को। तो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं इस अभिक्रिया को। हम लोग यहाँ पे फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का एग्जाम में बहुत ही अब कम दिन का समय बचा है, इसलिए यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। निम्नांकित में से कौन लवण है, HCl, NaOH, K2SO4 या NaOH। लवण इसमें से कौन है। तो देखिए HCl जो होता है वो अम्ल होता है, आपको मालूम है।
NaOH जो होता है इसमें OH लगा है इसलिए क्षार होता है, और इसमें भी OH लगा है इसलिए क्षार होता है। आपको सिंपल सा ट्रिक का यूज करना है, दिमाग का यूज करना है। सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको रटना नहीं है। तो आप तो यहाँ पे जान गए HCl जो अम्ल होता है और OH जिसमें लगा है वो क्षार होता है। तो लवण पूछा है तो K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 को बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। यह क्या हो जाएगा? तो यह एक लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न न हो, यह गलत है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रव उत्पन्न होता है, यह भी गलत है। और ए और सी दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिर्फ इसका सही है कि जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिसमें ऊष्मा का ग्रहण होती है उसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं। ऊष्मा शोषी बोलते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता बल्कि इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चूना पत्थर, खाड़िया एवं संगमरमर का विविध रूप है। अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इसको बताए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप होता है CaCO3, जिसको चूना पत्थर, खाड़िया, संगमरमर ऐसा बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो समीकरण कैसा होता है? जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है तो समीकरण कैसा होता है? संतुलित होता है, असंतुलित, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है यहाँ पे बताइए। जब दोनों ओर तत्वों की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या समान होता है तो वह संतुलित होता है। संतुलित होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपको हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी यहाँ पे बताएं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी बताए हैं, क्या बताए हैं? सबसे पहले हम लोग ऊपर पोटेशियम को देखते हैं। पोटेशियम के बाद नीचे उसके आता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ये सब आता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो अभिक्रियाशील घटता है और अभिक्रियाशील घटता है। ऊपर जितना ऊपर जाएगा अभिक्रियाशील बढ़ता है ऊपर जाते हुए। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे पूरा, उसमें आपको थंबनेल मिल जाएगा साइंस कंप्लीट के नाम से। उसमें पूरा साइंस कंप्लीट हम करा चुके हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, और जितने भी इमेजेस फिगर है सब NCERT में दिया है उसके माध्यम से। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे ऊपर अभी हम क्या बताया? पोटेशियम। पोटेशियम नहीं है तो फिर सोडियम। सोडियम देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पे। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम। अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सोडियम के बाद क्या आ जाएगा? सोडियम के बाद कैल्शियम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, सोडियम फर्स्ट, कैल्शियम जो है वो सेकेंड नंबर पे है, मैग्नीशियम जो है वो थर्ड नंबर पे, और एल्यूमिनियम जो है वो फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए कि इसमें सोडियम न देकर आपको यहाँ पे सोडियम न देकर आयरन दे दिया जाए, आयरन दे दिया जाए तो फोर्थ नंबर पे आयरन हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर पे जो है वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। वो यहाँ पे सॉरी एल्यूमिनियम फर्स्ट पे नहीं, कैल्शियम फर्स्ट पे हो जाएगा, एल्यूमिनियम थर्ड पे हो जाएगा। एक स्टेप सारा का पीछे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आयरन जो है अगर दे दिया जाए और सोडियम न दिया जाए तो क्या होगा? तो कैल्शियम हो जाएगा सबसे अभिक्रियाशील। अगर कैल्शियम भी ना दिया जाए और कैल्शियम की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए कि कॉपर दिया जाए तो मैग्नीशियम हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार आपको बतलाना है, ना कि हम आपको यहाँ पे बता दिए सोडियम होता है या पोटेशियम होता है। अगर पोटेशियम और सोडियम दोनों हो तो आपको पोटेशियम मारना है। ऐसा क्वेश्चन है तो ये फिक्स नहीं कि आपका सोडियम ही होगा, आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार ही आपको टिक करना है। बाकी पिछले क्लास में हम टोटल बताए थे आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, जितने भी NCERT में फिगर दिए गए थे, इमेजेस दिए गए थे, उसके माध्यम से बताए थे। अगला यहाँ पे है क्या कि उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? क्या कहेंगे इसको बताइए, क्या इसको बोलते हैं आप लोग जल्दी से यहाँ पे बताइए। सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ है पहले के क्लास में ही। तो देखिए क्या बोलता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद, यानी कि एक अभिकर्मक टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद यहाँ पे बनता है
तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर ही देखिए दिया गया है। वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, चूना पत्थर है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो यह CaO और CO2 में यह अलग हो जाता है, इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है, दो यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए CaO और CO2 दोनों को मिलाने के बाद एकल उत्पाद बनता है, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने के बाद एकल उत्पाद बनता है, इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण। देखिए यहाँ पे CaOH सॉल्ट बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना पे क्या बोला है? क्लोरीन की क्रिया से। यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन यहाँ से गैस की क्रिया होता है तो क्या बनता है? CaOCl2, जिसको क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। प्लस यहाँ पे H2O बनाएगा, H2O बनाएगा, इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। यहाँ पे देखिए आपका विरंजक चूर्ण ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? ऑक्सीजन के उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का जो होता है वो Mg + O2 बनाता है 2MgO। यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया जाता है, तो 2Mg + O2 = यहाँ पे बनाता है एरो का निशान के बाद 2MgO। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर देखिए बी पे है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। 2MgO। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जठर रस का pH मान क्या होता है? सारा कुछ बता चुके हैं आप लोगों को। जठर रस का pH मान 1.2 होता है। बताए हैं या नहीं बताएं आप लोग एक बार बताइए। बताए हैं, पिछले क्लास में ही बताए हैं जठर रस का pH मान 1.2। अगर 7 दिया है तो यह जल का pH मान है 7.4। रक्त का pH मान बताए थे। 14 किसका बताए थे? तो 14 जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताए थे। 10 जो बताए थे वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बताए थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को कहते हैं, तो इसको हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं संतुलित समीकरण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O या फिर Na2CO3 × 2H2O। तो देखिए हम यहाँ पे आपको वाशिंग सोडा का बताए थे सूत्र। वाशिंग सोडा का क्या बताए थे? Na2CO3 × 10H2O। धोने का सोडा का सूत्र आप लोगों को बताए थे वाशिंग सोडा, जिसका होता है Na2CO3 × 10H2O। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से, भोजन से प्राप्त होती है, भोजन से। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस जो रंजक है वो बैंगनी रंग का होता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो लाइकेन पौधे से निकालते हैं, हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं। लाइकेन पौधे से निकालते हैं। और इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक सूचक क्या है? तो लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, लेकिन अगर यहाँ पे संश्लेषित सूचक की बात की जाए, संश्लेषित सूचक में कौन कौन है? तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन आते हैं संश्लेषित सूचक में, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है? यहाँ पे अम्ल नहीं है पूछा है, तो अम्ल नहीं है तो आपको हम बताएं OH लगाया हुआ क्या होता है? क्षार, तो KOH। इसमें आपको ऑप्शन भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। HCl अम्ल है,
HNO3 अम्ल ही होता है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं यानी नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अम्ल नहीं है, यह क्षार होता है। यह क्या होता है? क्षार होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे। CaO प्लस H2O यहाँ पे क्या बनाता है? CaOH होल 2। जब यहाँ पे चूना में पानी डालते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है नॉर्मल सा, और इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीतल है। पीतल क्या है? पीतल यहाँ पे क्या है बताइए। पीतल हम आप लोगों को बताएं कि यह एक मिश्र धातु है। और किसका किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है, तांबा का और जस्ता का, ये दोनों का मिश्र धातु होता है। तांबा प्लस जस्ता मिलकर यहाँ पे पीतल बनता है। इसके अलावा दो और आते हैं, एक सोल्डर आता है, और एक कांसा आता है, जो कि आपके NCERT बुक में भी मिल जाएगा। कांसा में कौन कौन मिलकर बनते हैं? कांसा जो है उसमें कॉपर और टिन मिलकर बनते हैं, कॉपर प्लस Sn टिन मिलकर बनते हैं। और सोल्डर है, इसमें आपको शीशा यानी कि Pb प्लस Sn यानी कि टिन मिलकर बनते हैं। और पीतल में क्या क्या होता है? पीतल का भी यहाँ पे लिख देते हैं। पीतल जो है इसमें कॉपर और जिंक मिलकर बनते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग डिवाइड भी कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और यह क्या है? मिश्र धातु। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म कौन है इसमें बताइए। तो NH4OH, KOH, FeOH होल 2 या CuOH होल 2। तो इसमें जो प्रबल भस्म है वो KOH आता है। KOH यह सबसे प्रबल भस्म है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट में से विद्युत का सुचालक कौन है? तो हीरा क्या है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं। और कार्बन क्या है? यह खुद अधातु है। तो इसमें देखें, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आपको हम बताए हैं कि एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट होता है। एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और हीरा जो है वो कठोर होता है लेकिन इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल या ब्यूट्रिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का अगर यहाँ पर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? तो चींटी के डंक में हम आपको बताए थे। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? क्लियर है? जल्दी से एक बार आप लोग बतला दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु कौन है इसमें से बताइए। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का सही आ रहा है। आयरन क्या है? आयरन जो है लोहा या धातु है, कॉपर भी नहीं होगा। और N2 जो है वो गैस है। Sb जो है यहाँ पे एंटीमनी, यह जो है वो उपधातु है Sb। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 6 यानी कि 6 हो जाएगा इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोहा का परमाणु संख्या क्या है? लोहा का परमाणु संख्या कितना है यहाँ पे बताइए। लोहा का परमाणु संख्या कितना है? 23, 26, 25 या 24?
तो 23 किसका होता है? तो 23 जो है वैनेडियम का होता है, 24 क्रोमियम का होता है, क्रोमियम का 24, 25 मैग्नीज का होता है और 26 जो है वो आयरन का होता है यानी लोहा का। लोहा का कितना होता है? तो 26 होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभिक्रिया अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं उत्पाद या परिणामी, दोनों बोलते हैं। इसको उत्पाद भी बोलते हैं और परिणामी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2 या NH3? क्या है यहाँ पे आयनिक यौगिक? आयनिक यौगिक कौन है इसमें से बताइए। तो आयनिक यौगिक में क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले, तो आयनिक यौगिक में एक धातु होता है और एक अधातु के बीच बंध होता है, लेकिन जो सहसंयोजन यौगिक होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसमें अधातु अधातु के बीच होता है। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक पूछा है जिसमें एक धातु और एक अधातु होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा? CaCl2। CaCl2 इसमें धातु और अधातु के बीच बॉन्ड होता है, बंध बनता है, इसको आयनिक बंध बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए ये सब जो है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध ही होगा क्योंकि अधातु अधातु के बीच है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। कितना बार बता चुके हैं कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है, जो कि द्रव अवस्था में होता है, और पारा यानी कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है, जो कि द्रव अवस्था में होता है। दोनों यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन एक ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में होता है और पारा एक ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर का यह क्वेश्चन है PYQ। तो देखिए कितने ऊर्जा के यहाँ पे ADP टूटने से मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरियम? किस धातु का अयस्क है यहाँ पे बताइए। तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? बताइए, यहाँ तक सभी का क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? पिछले क्लास में बताए हैं कि COOH हो गया या फिर कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से हो गया या OH हो गया, ये सारा कुछ पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें COOH जो है यह किसका हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यहाँ पे सिर्फ अम्ल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा को पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं? तो वसा का जो पाचन करता है वो कौन सा होता है? लाइपेज होता है, लाइपेज होता है जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को तोड़ता है, लाइपेज। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन, एल्काइन और एल्केन, ये तीनों आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। तो बताइए जल्दी से, एल्केन का क्या होता है, एल्किन का क्या होता है और एल्काइन का क्या होता है? ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एल्किन यहाँ पे पूछा है, तो एल्किन का जो होता है वो CnH2n होता है, CnH2n होता है एल्किन का, एल्किन का। और एल्केन का जो होता है वो CnH2n+2, एल्केन का बस इसमें +2 कर देना होता है और यहाँ पे -2 करने पे यह होता है एल्काइन का, एल्काइन का। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब NaOH को जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है। देखिए यहाँ पे NaOH
प्लस जिंक से रिएक्शन कराएं तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है, यानी सोडियम जिंकेट बनाता है। Na2ZnO2 और यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया जाता है NaOH के पहले। तो कहाँ पे दिया है Na2ZnO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर देखिए डी पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी पे देखिए दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? मीथेन, इथेन, एथिन या एथाइन। तो यह एथाइन गैस देता है, एथाइन गैस देता है। और जो एथाइन गैस देखिए यहाँ पे CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड हुआ और यह जल के साथ रिएक्शन करता है H2O, तो यहाँ पे क्या बनाता है? तो यहाँ पे जो बनाता है वो C2H2 एथाइन, C2H2 प्लस बुझा हुआ चूना CaOH बनाता है, एथाइन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड का क्या हो गया सूत्र? कैल्शियम कार्बाइड का जो होता है वो CaC2 होता है और एथाइन का C2H2 होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब क्या है? प्राकुंचन दाब यहाँ पे पूछा है, ना कि रक्तचाप पूछा है। अगर ये रक्तचाप पूछता है, रक्त दाब पूछता तो 120/80 होता, लेकिन सिर्फ प्राकुंचन दाब पूछा है और एक होता है अनुशीथिलन दाब। तो अनुशीथिलन दाब जो होता है वो 80 होता है और प्राकुंचन दाब जो होता है वो 120 होता है। तो 120 कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए प्राकुंचन दाब सिर्फ 120 होता है, रक्त दाब यहाँ पे दिया गया है 120/80। ऊपर वाला जो होता है वो प्राकुंचन होता है और नीचे वाला अनुशीथिलन होता है। अनुशीथिलन अ से होता है स्टार्ट अनुशीथिलन और अ से होता है 80। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको दोनों याद हो जाएगा, अनुशीथिलन और प्राकुंचन। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? निम्न में से कौन सा गैस बनता है बताइए। जस्ता यानी कि जिंक प्लस क्या है HCl रिएक्शन करता है तो ZnCl बनाता है, ZnCl2 प्लस H2 बनाता है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2HCl किया जाता है। तो क्या बनाता है? ZnCl2 प्लस H2 यहाँ पर रिएक्ट करता है, गैस पूछा है तो H2 गैस बनाता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रिया के मूलक को क्या बोलते हैं? तो CHO अभिक्रिया के मूलक को क्या बोलते हैं बताइए। एल्डिहाइड इसको बोलते हैं, पिछले क्लास में बताए थे, एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्कोहल को OH, कीटोन को CO, इस तरह से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि CnH2n+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? तो अभी हम लोग देखें CnH2n+2 जो है वो एल्केन का था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया है एल्केन। और -2 होता तो एल्काइन और माइनस और +2 कुछ नहीं होता तो एल्किन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो आपके NCERT में मिलेगा हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन। हाइड्रा और ईस्ट इन दोनों में जो प्रजनन है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन यहाँ पे आपको याद रखना है, मुकुलन के द्वारा होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु निम्नलिखित में से कौन है? तो केचुआ हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा उभयलिंगी जंतु। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सामान्य प्राकुंचन रक्त दाब क्या होता है? यहाँ पे देखिए प्राकुंचन पूछा है तो 180 और अनुशीथिलन जो होता है वो 80 होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और एक और चीज़ वहाँ पे छूट गया था क्वेश्चन में, 120/80 तो था ही, लेकिन इसमें mmHg होता है, mmHg लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। एथेनोइक अम्ल का तनु घोल क्या है? तो उसको सिरका बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एक बीएससी नर्सिंग में आया हुआ था कि सिरका का 5 से 8% घोल एसिटिक एसिड का जलीय घोल होता है। 5 से 8% ये यहाँ पे पूछा गया था, कितना परसेंट? तो 5 to 8%। अगला यहाँ पे क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से? कहाँ से निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया होता है वो क्या क्या रिएक्शन करता है? तो 6CO2 प्लस 6H2O रिएक्शन यहाँ पे करता है तो बनाता है ग्लूकोज यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ये जो ऑक्सीजन है यह जल से बाहर निकलता है, जल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन सा है? हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो H2O नहीं होगा, CO2 भी नहीं होगा, HNO3 भी नहीं होगा, C2H12O6 यह हाइड्रोकार्बन है लेकिन प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में मिक्स किया गया। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण बना होता है, पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भोजन भेजा जाता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन किसके द्वारा पौधों में भेजा जाता है? आप लोगों को बताए हैं। और जल किसके द्वारा भेजा जाता है? ये दोनों बताएं। अगर भोजन को बात यहाँ किया है तो भोजन जो है वो जाइलम फ्लोएम के द्वारा भेजता है, भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा भेजता है। और जो जल है, जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है जल का परिवहन, जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो पोषण की विधि है वो कौन सी है? तो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी भोजन लेते हैं। कवक जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, फंगी जो होते हैं वो मृत जीवी भोजन ग्रहण करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में? कहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है बताइए। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। चलिए बताइए कि कहाँ पे पाया जाता है मैग्नीशियम में? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ तक 50 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। कैसा आप लोगों का 50 क्वेश्चन लगा? आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया आप लोग बताइए। बाकी और भी देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, 51 अभी और क्वेश्चन है जो कि इसको कराने में अभी बहुत सारे समय लग जाएगा, इसलिए हम इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में कराएंगे। बाकी इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये जो PDF है, इस PDF में आपको 100 क्वेश्चन है, तो ये 100 क्वेश्चन का PDF आप लोगों को एक साथ सेंड कर देंगे। इसलिए अगले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।